नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। दोस्तों, हमने एक ज्योग्राफी क्लास 10 ज्योग्राफी का लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम था एग्रीकल्चर। उसका यह तीसरा वीडियो है। हमने सारे पॉइंट को डिस्कस किया था पहले और दूसरे पार्ट में, इसलिए आप ज़रूर उसको देखें। काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैंने स्टोरी की तरह उसमें समझाया हुआ है कि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन, मैंने बताया था आपको एकदम बढ़िया कहानी की तरह, जो किताब में नहीं है वो भी बताया था पे। और फिर हम लोगों ने देखा था कि रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं, जायद क्रॉप्स किसे कहते हैं। और आज का हम लोग जो देखने वाले हैं ये देखेंगे कि हमारे इंडिया में बहुत टाइप के क्रॉपिंग होते हैं, बहुत टाइप के फसल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे राइस है, तो राइस का आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वैसे तो चावल हमारा मेन भोजन है, ठीक है, इंडिया में काफ़ी स्टेट का। तो कैसे टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, राइस को कैसे टेम्परेचर चाहिए, क्या क्लाइमेट है, कैसे उसका मिट्टी होना चाहिए, और कौन कौन राज्यों में, कौन कौन स्टेट में वहाँ खेती होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और फिर आपको एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है, हर कुछ। जैसे चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में बहुत टाइप के फसल है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोई है तो वो राइस है। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई प्रोडक्शन होता है तो वो होता है राइस का। और भारत में जितने भी कल्टीवेशन लैंड है, जितने भी जिन पे खेती किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा किसी पे खेती किया जाता होगा तो वो क्या है, राइस है। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। जैसे देखते हैं राइस, इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है, सबसे ज़्यादा इसी का खेती होता है और लोग इसको खाना पसंद करते हैं, मेन भोजन है ये। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, और मैं आपको बताया था खरीफ क्रॉप में राइस आता है। खरीफ क्रॉप कब लगाते हैं आपको बताना होगा, मानसून के ठीक पहले। और जैसे ही विंटर आना स्टार्ट होता है, सर्दी आना, तो उस समय अक्टूबर से दिसंबर के महीने में उसे काट लिया जाता है, आपको शायद याद होगा। तो उसी में राइस आता है खरीफ में, ठीक है। तो आपको मैं बताया था कि जितने भी खरीफ के जो फसल होते हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से आप इसको जोड़ सकते हैं कि अगर राइस खरीफ का है, खरीफ में इसमें आता है, तो खरीफ वाले जितने भी फसल है उनको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, 35 डिग्री, ठीक है, बढ़ने के लिए, और बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए, तो इसमें भी चाहिए। अब देखिए, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल एबव 100 सेंटीमीटर, कम से कम 100 सेंटीमीटर बारिश होने चाहिए। और खरीफ में कब होता है, जून से मानसून स्टार्ट होता है, सितंबर तक चलता है, तो बारिश मिल जाता है उसको। इस बात को आप कनेक्ट करके रखिए, ठीक है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और ये ज़्यादातर वहीं उगाए जाते हैं, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया मतलब कि एकदम पंजाब से चलते चलिए एकदम असम और अरुणाचल प्रदेश तक बहुत ज़्यादा चावल यहाँ पे उगाए जाते हैं, राइस उगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे इंडिया में आपको 300 से 365 दिन में 300 दिन ऐसे मिलेंगे जब पूरा सन का रे आता है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग का कंडीशन रसिया जैसा नहीं है कि हम लोग चावल ना उगा पाए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। एंड द डेल्टिक रीजन्स ऑफ द कैनल इरिगेशन एंड द ट्यूबवेल्स, मतलब कि पहले से ज़्यादा आजकल खेती हो रहा है चावल का। उसका कारण ये है कि पहले डिपेंड रहते थे मानसून पे कि बारिश आएगा तो खेती करेंगे, अब वैसा नहीं है। अब हालात बहुत बदल चुके हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग करना शुरू कर दिया है और हर जगह पंप से, ट्यूबवेल और बहुत सारे कैनल्स के जाल बिछा दिए गए हैं। नहर के बड़े बड़े नदी से, रिवर से कैनल्स काट कर लाए गए हैं उन इलाकों में जहाँ पे पानी कभी नहीं आता था। तो अभी सभी को क्या हो रहा है, सभी को अच्छा खासा पानी मिल जा रहा है। इरिगेशन फैसिलिटी बहुत डेवलप होने के कारण राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ पे बारिश नहीं होता, कम बारिश होता है, वहाँ पे ट्यूबवेल लगा दिया गया, नल लगा दिया गया है, वहाँ से पानी 24 घंटे उसको अवेलेबल करा दिया गया। सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड द पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये सब जो इलाके हैं उनमें राइस का बहुत हद तक, काफ़ी हद तक ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बड़े लेवल में, ठीक है, याद रखिएगा इन सब में। अब आते हैं दूसरा, चावल के बाद सबसे कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया में, तो वो है व्हीट, गेहूँ का, आटे का, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे होता है, क्या क्या ऐसा क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, और कौन सा में आता है, खरीफ में या जायद में या रबी क्रॉप में। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं इसको। तो पहले क्या है, व्हीट। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब राइस के बाद अगर कोई सबसे मेन फूड है
तो वो कौन है, खुद वीट है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। राइस के बाद सबसे इंपॉर्टेंस इसी का आता है। अब उसके बाद क्या बोला, दिस रबी क्रॉप। अब याद रखिएगा इसके साथ, ये रबी क्रॉप है। और रबी क्रॉप कब लगाए जाते हैं, कब बोए जाते हैं, आपका जैसे ही जाड़े का दिन आना स्टार्ट होता है, ये जब आपका रबी क्रॉप कटेगा अक्टूबर से दिसंबर में, तो उसी टाइम जैसे ही कटेंगे उसके 15-20 दिन बाद किसको लगा दिया जाता है, आपके रबी क्रॉप को। ठीक है, जैसे ही खरीफ कटेगा उसके बाद रबी क्रॉप को लगाना स्टार्ट करते हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और काट लिया जाता है मार्च अप्रैल में। ठीक है, तो दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग सीजन, मतलब इसको ठंडे मौसम चाहिए बढ़ने के लिए। ज़्यादा अगर इस पर धूप पड़ा तो ये मुरझा जाएंगे, ये आगे नहीं बढ़ेंगे, इनका डेवलपमेंट नहीं होगा। एट ए ब्राइट सनशाइन, इसको ठंडे चाहिए, इसको ठंडा मौसम चाहिए, पर धूप भी रहना चाहिए उसके साथ। मतलब वही कहने का मतलब है कि 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, ये एकदम सूटेबल क्लाइमेट हुआ। ठीक है, इसके साथ इट रिक्वायर्स 50 to 70। अच्छा, एक बात यहाँ देखिए, इसको सन का रे क्यों चाहिए, जब पकने लगता है मार्च अप्रैल में काटा क्यों जाता है, क्योंकि उस समय जितने भी व्हीट होते हैं, गेहूं होते हैं, पक जाते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है तो पकना स्टार्ट करते थे, और कटने के लायक हो जाते हैं तो काटना स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इट रिक्वायर्स 50 to 70 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। इसको ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, 50 से 70 सेंटीमीटर अगर बारिश हो रहा है नॉर्मल एवरेज वाला, तो वहाँ पे इसको लगाया जा सकता है व्हीट को। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि ज़्यादा इसमें बारिश नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए। There are two important wheat growing zones in the country, the Ganga Satluj plains in the northwest and the black soil। बोल रहा है कि अगर बात करेंगे कि इंडिया में कौन से ऐसे जोन है जहाँ पे मेनली व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो ऐसे दो जगह को चिन्हित किया गया है। जैसे दो जगह कहाँ पे है, एक है द गंगा सतलज प्लेन, मतलब कि गंगा और सतलज जो नदी है उसके किनारों पे। ठीक है, इसके किनारों पे ये इसका व्हीट का खेती किया जाता है। और एक कहाँ पे है, ब्लैक सोइल रीजन। आपको पता होगा डेक्कन में, साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, कुछ तमिलनाडु के पार्ट्स, ये सब डेक्कन एरिया कहे जाते हैं। यहाँ पे ब्लैक सोइल बहुत ज़्यादा है, गुजरात में, महाराष्ट्र में काली मिट्टी, और इसी में व्हीट का प्रोडक्शन आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बड़े लेवल पे। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, ब्लैक सोइल में भी व्हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ एमपी। मतलब कि कौन कौन ऐसे जगह हैं जहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, वो स्टेट है पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे पर हेक्टेयर बहुत ज़्यादा है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहीं होता है व्हीट का, तो वो है यूपी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है दोनों को। दोनों में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे क्लाइमेट वाला। ठीक है, तो इसको आपको तो व्हीट और राइस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कोई क्रॉप है तो वो हमारे इंडिया में क्या है, मेज। क्योंकि ये काफ़ी एरिया में उगाया जाता है। इसका खासियत क्या है, 1 by 1 देखते हैं। इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड द फूडर। बोलने का मतलब ये है कि हम लोग जो है अपने खाने के लिए भी इसको यूज करते हैं, और जितने भी कैटल्स है उनके लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जितने भी कैटल्स है, जैसे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में जितने भी मवेशी होते हैं, कैटल होते हैं, उनको मैज ही खिला के उनको मोटा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, उनका मेन चारा यही है, मैज। उसके बाद क्या है, इट इज़ ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27। मतलब कि इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो मॉडरेट वाला, ना तो टेम्परेचर हाई हो और ना ज़्यादा लो। तो दुनिया में अधिकांश ऐसी जगह है मॉडरेट टेम्परेचर वाले, तो इसीलिए आपका इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा मैज का खेती होता है, क्रॉपिंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कहीं का भी जो क्लाइमेट हो पूरे तरीके से सूटेबल है मैज के खेती करने के लिए। ठीक है, एंड ग्रोस वेल इन ओल्ड एलुवियल सोइल। और आपको एलुवियल सोइल के बारे में बताया था, अगर आप नहीं जानते हैं तो पहला वीडियो ज़रूर देखिए मेरा, उसमें मैंने एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एलुवियल सोइल मतलब कौन है, गंगा नदी, आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जितने भी मिट्टी हैं उनको एलुवियल सोइल बोलते हैं। ठीक है, इसमें एलुवियल सोइल जो होता है भारत का सबसे ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी है, और इसी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है। ये पंजाब से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, असम तक फैला हुआ है एलुवियल सोइल। तो इसी में मैज का खेती होता है।
मेजर मैच प्रोडक्शन स्टेट्स आर कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। मतलब देख लिए ना आप लोग, जहाँ पे चावल और गेहूं का खेती नहीं हो रहा है वहाँ पे मैच का खेती हो रहा है। कौन कौन जगह पे? कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद आ जाते हैं पल्सेस में, दाल का। आपको पता होगा, पहले लाइन से आप इसका इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं दाल होता है पल्सेस तो वो होता है इंडिया में, और सबसे ज़्यादा कहीं खपत है, कंज्यूम हो रहा है, तो वो भी इंडिया ही होगा, एकमात्र देश। ठीक है, जहाँ पे इतना सारा डिमांड है। और अभी तो क्या हुआ है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोगों ने जो देख रहे हैं कि दाल का जो इतना प्राइसेस बढ़ चुका है, उसका कारण यही है कि अब क्या हो रहा है कि चावल, इतना ज़्यादा राइस का खेती होने लगा है कि पल्सेस का जितना भी लैंड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सिकुड़ रहा है। ठीक है, इसके साथ याद रखिएगा, दीज आर द मेजर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेशन डाइट। मतलब जो भी शाकाहारी लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा कोई प्रोटीन का सोर्स है तो ये है पल्सेस ही है। ठीक है, जैसे नॉन वेजिटेरियन होंगे तो उनके लिए अंडा और चिकन ये सब होते हैं, और जितने शाकाहारी है उनको अधिकतम प्रोटीन उनको कहीं से मिलता है तो वो दाल से ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि दाल जितने भी होते हैं नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा उसमें यूज होता है, जितने भी क्रॉप होते हैं नाइट्रोजन का यूज करते हैं, और नाइट्रोजन से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके साथ। उसके बाद क्या है कि मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन द इंडिया आर उड़द, तूर, मूंग, मसूर, पीस एंड द ग्राम्स। मतलब ये सब उसके ये हैं, वेराइटीज़ हैं। ठीक है, मतलब ये जो तूर है, मूंग, मसूर, पीस, ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग इलाकों में ये सब बहुत ज़्यादा खेती होता है इसका। पल्सेस रीड्स लेस मॉइस्चर एंड द सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। देखिए इसका सबसे बड़ा खासियत, मतलब कि उन जगह में भी ये सर्वाइव कर लेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई मौसम है, सूखा मौसम है, बारिश पानी इरिगेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर लेता है। इसीलिए डेक्कन, साउथ इंडिया में तो वैसा ही मौसम है, सूखा वाला, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे फसल को उगाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मध्य प्रदेश हुआ, साउथ मध्य प्रदेश, साउथ छत्तीसगढ़, इन सब इलाकों में बहुत ज़्यादा दाल का खेती होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, कि आपको याद रखने होंगे कि कौन से ऐसा इंडिया का स्टेट है जो अभी पल्सेस प्रोड्यूसर में लीड कर रहा है, सबसे ज़्यादा दाल उगा रहा है। तो वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, जो नंबर 1 पोजीशन पे भी है। और उसके बाद कौन है? यूपी, राजस्थान एंड कर्नाटका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैंने शुरू किया था बताया, सबसे ज़्यादा कहीं खेती हो रहा है तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सीरियल्स। ठीक है, जितने भी अनाज है उसका इंडिया दूसरा नंबर स्थान रखता है चीन के बाद। और फिर आप शॉर्ट नोट्स मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिया में जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसका सबसे ज़्यादा यूज होता है राइस प्रोडक्शन में, उसके बाद वीट प्रोडक्शन में, ये याद रखिएगा। और राइस और वीट प्रोडक्शन में नॉर्थ इंडिया के जितने स्टेट हैं काफ़ी ये लोग लीड करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ कि ये जितने भी अलग अलग वेराइटी हैं क्रॉप को आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस वीडियो से सीखा कुछ भी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरा नेक्स्ट वीडियो भी उसी पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पर बात ये है कि आपको कमेंट ज़्यादा करने होंगे, अगर क्योंकि एक कमेंट करने से तो मैं उस वीडियो बनाऊँगा नहीं। तो कोशिश करिए कि कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक को उठाइए और ढेर सारे लोग कमेंट करिए, मेरा नेक्स्ट वीडियो उस पर आपको मिलेगा। और इसके साथ मैं और बता दूं कि जिनका भी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं एक अलग से सीरीज़ चला रहा हूं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। तब तक धन्यवाद।